Hello students, welcome to Gurukul. I am your cool guru and I am teaching you economics. तो बच्चा लोग आज हम लोग शुरू करेंगे क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज पालमपुर। देखो भाई, जब भी इंडिया में हम लोग बात करते हैं विलेजेस की, तो विलेज सुनते ही हमारे दिमाग में एक इमेज आ जाती है कि भाई ठीक है, वो थोड़ा सा एक आपका लो क्लास होगा, मॉडर्न चीजें नहीं होंगी, टेक्नोलॉजी नहीं होगी। और यहां पर हम इसी चीज को समझने की कोशिश करेंगे एक हाइपोथेटिकल विलेज से, जिसको नाम हमने दिया है पालमपुर। सो लेट्स गो फॉर अ विजिट टू पालमपुर। ओके, पालमपुर देखो हम लोगों ने या इकोनॉमिक्स में, सिविक्स में जो पालमपुर एक विलेज लिया गया है वो एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जिसमें हम समझ पाएंगे कि किस तरीके से विलेजेस में प्रोडक्शन होते हैं, क्या वहां प्रोसेस रहता है। ठीक है, ओके। सो before going to Palampur, let's we have a look that what Palampur is and how the people of Palampur is earning, just a blueprint. Okay, so before people of Palampur, ठीक है, ये जो लोग हैं पालमपुर के, ये आपके बाकी सारे विलेजेस के लोगों की तरह बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना, जैसे हम लोग देखते हैं कि कभी आप लोग गए होंगे अपने विलेजेस में या किसी विलेज में आप गए होंगे, तो आपने देखा होगा कि वहां जो लोग होते हैं कि बहुत थोड़े से लो क्लास होते हैं, टेक्नोलॉजी नहीं होती है। बट पालमपुर ऐसा नहीं है। पालमपुर जो है वो टेक्नोलॉजिकली बाकी सारे विलेजेस के मुताबिक थोड़ा सा एडवांस है। यहाँ के जो लोग हैं वो बाकी लोगों की तरह करते तो फार्मिंग एक्टिविटीज ही हैं, बट उनके फार्मिंग एक्टिविटीज करने के तरीके भी बहुत ज्यादा डिफरेंट है। तो इस चैप्टर में आज हम वही डिस्कस करेंगे कि वो फार्मिंग किस पैटर्न पे करते हैं, किस तरीके से उनके सोर्स ऑफ लिविंग्स होते हैं, कैसे वो अपनी लाइवलीहुड अर्न कर पाते हैं। ओके, सो आई थिंक आप लोगों को थोड़ा बहुत पता चल गया होगा कि पालमपुर क्या है। ओके, देखो भाई, पालमपुर की अगर हम बात करें तो पालमपुर जो है वो एक छोटा सा विलेज है जो कि रायगंज के पास है। अब ये रायगंज जो है वो पालमपुर के पास ही एक बड़ा गांव है, और ये जो रायगंज है वो पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और पालमपुर के लिए एक और अच्छी खबर है कि पालमपुर के पास एक छोटा टाउन भी है जिसका नाम है शाहपुर। ओके, सो पालमपुर जो है वो कुछ इस तरीके से हो गया कि लेट्स से ये आपका पालमपुर हो गया। ओके गाइस, एंड दिस साइड हम ले लेते हैं कि ये रायगंज हो गया, और इस साइड हम ले लेते हैं कि यहां पर हमारा शाहपुर हो गया। सो पालमपुर से लेके इनके बीच का जो रूट है बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड रूट है, जिसको हम ऑल टाइम वेदर में यूज कर सकते हैं। इसी रूट पर लोग ट्रैवल करते हैं बुलक कार्ट से, जीप से, ट्रक से, ट्रैक्टर से। ये सारी व्हीकल्स को इस्तेमाल किया जाता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए, क्योंकि भाई पालमपुर के जो लोग हैं वो इतना ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं अपनी फार्मिंग एक्टिविटीज से कि जो भी उनका एक्सेस प्रोडक्शन होता है वो नियर बाय विलेज, नियर बाय टाउन में सेल कर देते हैं। सो अब पालमपुर के बारे में हमें थोड़ा सा और डिटेल पता चला कि पालमपुर एक विलेज है जो कि रायगंज के पास है, और रायगंज पालमपुर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर लगता है। ओके, सो अब पालमपुर एक इतना बड़ा विलेज भी नहीं है। पालमपुर में हमारे पास सिर्फ 450 फैमिलीज रहती हैं। कितनी रहती हैं बच्चा लोग? 450 फैमिलीज। ओके, अब इन 450 फैमिलीज में 80 फैमिलीज जो हैं वो आपकी अपर कास्ट फैमिलीज हैं। ओके, और पालमपुर विलेज में जो सबसे ज्यादा लैंड की जो होल्डिंग कर रखी है वो किसने कर रखी है? वो कर रखी है इन 80 अपर कास्ट पीपल्स ने। सो अब यहां पे देखते हैं कि पालमपुर जो विलेज है वो बाकी सारे विलेजेस से किस तरीके से एडवांस है। तो भाई एडवांस ये इस तरीके से है बिकॉज पालमपुर के पास ज्यादातर घरों में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड है। यहाँ पे इरिगेशन के लिए ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल किया जाता है। गवर्नमेंट ने यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल, एक हाई स्कूल, प्राइमरी हेल्थ सेंटर और एक डिस्पेंसरी भी ओपन कर रखी है। एंड ये चीज जो है पालमपुर को बाकी सारे विलेजेस से बहुत ज्यादा डिफरेंट बनाती है, क्योंकि बाकी सारे विलेजेस के पास में ये सारी यूटिलिटीज नहीं होती हैं। अब थोड़ा आगे देखते हैं कि पालमपुर में लोग अपना प्रोडक्शन एक्टिविटी किस तरीके से करते हैं, दैट हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम डिफरेंट विलेजेस। ओके, सो लेट्स गो टू द प्रोडक्शन एक्टिविटी। देखिए भाई, यहां हम सबसे पहले यह समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोडक्शन असल में होता क्या है। हमारे पास कुछ रॉ मटेरियल है, ठीक है। अब देखो, ये जो रॉ मटेरियल होता है हम लोग जानते हैं ये किसी काम का नहीं होता, क्लियर। बट अभी हम लोगों की नीड्स हैं, हमारे वांट्स हैं,
तो हम इन रॉ मटेरियल को किसी प्रोसेस के जरिए कन्वर्ट कर लेते हैं फिनिश्ड गुड्स में। क्लियर? और वो फिनिश गुड्स हमारे बड़े काम के होते हैं जो हमारी नीड और हमारी वांट्स को पूरा करते हैं। क्लियर? क्योंकि हम लोगों की नीड्स तो कभी खत्म नहीं होती, कभी कहते हैं कि पापा ये दिला दो, कभी वो दिला दो। ठीक है, तो भाई उन नीड और वांट्स को पूरा करने के लिए जो गुड्स आएंगे वो कहां से आएंगे? वो प्रोडक्शन की एक्टिविटी से आएंगे। जब आपका प्रोडक्शन ही नहीं होगा तो आप कैसे मांग पाओगे कि पापा साइकिल दिला दो? ठीक है, तो वो साइकिल तो तभी आएगी ना जब प्रोडक्शन होगा। तो यहां देखते हैं कि प्रोडक्शन असल में होता क्या है। ठीक है, देखो भाई, प्रोडक्शन एक आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है? तो भाई इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है कि ये एक ऐसी एक्टिविटी है जिसको करके हम अपना सोर्स ऑफ लाइवलीहुड जनरेट कर सकते हैं। वाह, ठीक है, क्या बात है भाई? ये मतलब अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो हम अपनी लाइवलीहुड अर्न करने लगेंगे, हम कुछ पैसे अर्न करने लगेंगे। तो प्रोडक्शन क्या हो जाता है कि प्रोडक्शन किया जाता है ताकि हम अपनी नीड्स और वांट्स को कंपीट कर सकें, यानी नीड्स और वांट्स को फुलफिल कर सकें। अब ये नीड और वांट्स आपकी कौन जनरेट करता है? कंज्यूमर्स जनरेट करते हैं। और प्रोडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। ओके, देखो भाई, यहां तो हम समझ गए कि प्रोडक्शन आपका क्या है, हम कर रहे हैं ताकि नीड्स एंड वांट्स को कंप्लीट कर सकें, फुलफिल कर सकें और रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बना रहे हैं। चलो भाई, डेफिनेशन में ये चीज समझ में आ रही है। अब देखते हैं, प्रोडक्शन समझ में आ गया। क्या ये प्रोडक्शन करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत होती है? हाँ भाई, बिल्कुल होती है। ठीक है, तो वो चार चीजें होती हैं। ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये चार चीजें क्या होती हैं? जैसे आपके पास लैंड हो गया, आपका लेबर हो गया, आपका कैपिटल होगा और चौथी चीज होती है आपकी एंटरप्रेन्योर। देखो भाई, एक चीज का ध्यान रखना, 9th है, 10th है, 11th और 12th है, सभी में इकोनॉमिक्स है। और ये जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है ना, ये आपके हमेशा आएंगे 9th में, 10th में, 11th और 12th में, ये सब जगह आते रहेंगे। तो उसको बड़े अच्छे से समझना। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रोसेस होता है। क्लियर? देखो, यहाँ पर हमने एक इमेज दे रखी है ट्रैक्टर की, और उस पर एक किसान भाई बैठे हुए हैं हमारे। ठीक है, ये ठीक है, ओके। तो अभी इनके पास क्या है, ये अपने प्लॉट में, ठीक है, जैसे खेत है, ठीक है, ये अपने खेत में इनके पास क्या हो गया, अगर इनके पास एक खेत है तो वो इनका एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हो गया कि इनके पास लैंड मौजूद है। ठीक है, उस लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है जिसका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, या फिर जिसके बगैर प्रोडक्शन नहीं किया जा सकता है। दूसरी चीज, कैपिटल के तौर पे इन्होंने क्या किया, इन्होंने परचेस कर रखा है ट्रैक्टर। ठीक है, अब देखो, इन्होंने ट्रैक्टर परचेस किया, उसमें इन्होंने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया। तो कैपिटल क्या होता है? कैपिटल एक वो अमाउंट है जो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस में। ठीक है, हम रिपीट करते हैं। क्लियर? कैपिटल क्या है बच्चों? कैपिटल आपका वो एक अमाउंट होता है जो प्रोड्यूसर इन्वेस्ट करता है अपने बिजनेस को इनिशिएट करने के लिए। ओके, तो हमारे पास दो चीजें हो गई, एक हमारे पास लैंड हो गया, हमने कैपिटल समझ लिया कि कैपिटल क्या होता है। नेक्स्ट चीज इज लेबर। देखो, लेबर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपके पास लैंड भी है, आपके पास कैपिटल भी है, तो आपके पास अब यहां लेबर का होना बहुत जरूरी है। क्लियर? ताकि, क्योंकि लेबर का इस्तेमाल करके ही हम अपने प्रोडक्शन को इनिशिएट कर पाएंगे। अब लेट से देखो, हमारे पास लैंड भी है, हमारे पास कैपिटल भी है, बट इस लैंड और कैपिटल का बेहतर इस्तेमाल कौन कर सकता है? वो एक ह्यूमन माइंड कर सकता है, यानी कि उसके लिए हमें लेबर की जरूरत है। ठीक है, लेबर क्या है? लेबर ये आपके वो इंडिविजुअल्स होते हैं जो किसी दूसरे के लिए काम करते हैं, या फिर ये कभी कभी अपने सेल्फ एम्प्लॉयड भी होते हैं। ओके, चौथा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आता है आपका एंटरप्रेन्योर। अब ये कोई एंटरप्रेन्योर पढ़ता है, कोई एंटरप्रेन्योर पढ़ता है। ठीक है, प्रोनाउंसिएशन दोनों ही ठीक है। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है? देखो भाई, आप लोग बिलोंग करते हो, आप लोग हो गए या मैं हो गया, तो हम लोग जो बिलोंग करते हैं ना, वो हाउस होल्ड सेक्टर से करते हैं। वी आर नॉट द प्रोड्यूसर्स, वी आर फ्रॉम द सेक्टर ऑफ हाउस होल्ड। देखो, अब ये जो हाउस होल्ड सेक्टर है ना, देखो, तुम्हारे पास जमीन भी है, मेरे पास भी जमीन है। ठीक है, आप पढ़ लिख के जॉब करने जाओगे, मतलब आप लेबर हो गए, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं भी एक लेबर हो गया। ठीक है, आपके पास पैसा भी है, ठीक है, आपके पास कैपिटल भी हो गया, बट यहां जो डिफरेंट आ जाता है वो आ जाता है एंटरप्रेन्योर का। अब लेट से कोई एग्जांपल लो कि कोई एक बड़ा प्रोड्यूसर है। ठीक है, हमने एक एग्जांपल ले ली कि टाटा कंपनी है। तो टाटा एक कंपनी है जिसको चलाने वाला कौन है? एंटरप्रेन्योर, क्योंकि वो अपने वहां पे माइंड को यूज करके नई नई स्ट्रेटेजीज लेकर आ रहे हैं। तो अभी वो लोग क्या कर रहे हैं कि चलो टाटा को छोड़ के हम रिलायंस की एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब रिलायंस वाले क्या करते हैं?
उन्हें टावर लगाने, तो आपका घर, ठीक है, घर की टेरेस या फिर आपका प्लॉट रेंट पे ले लिया, मतलब उन्होंने आपसे क्या लिया, उन्होंने आपसे लैंड ले ली, ठीक है। उन्हें वर्कर्स की जरूरत थी तो उन्होंने आपको जॉब ऑफर कर दी, मतलब आप कौन हो गए, लेबर, ठीक है भाई, तो उन्होंने लेबर भी ले ली। उन्हें अब पैसों की जरूरत थी क्योंकि उनको इन्वेस्टमेंट करना था, तो उन्होंने अपने शेयर्स इश्यू कर दिए, ठीक है। तो शेयर्स के जरिए उन्होंने आपसे क्या ले लिया, कैपिटल। तो हाउस होल्ड के हो गए, आप लोग क्या क्या दे रहे हो एक कंपनी को, आप लैंड भी दे रहे हो, आप लेबर भी दे रहे हो और आप कैपिटल भी दे रहे हो, पर कंपनी उसके बदले में आपको कुछ रिटर्न भी करती है, ठीक है। और फिर आ जाता है आपका एंटरप्रेन्योर। अब भाई एंटरप्रेन्योर तो वही होता है जो अपने माइंड को यूज करके नए नए इनिशिएटिव्स ला सके, ठीक है। तो भाई अब मैं समझता हूं कि प्रोडक्शन हमारे पास बहुत अच्छे से हमें समझ में आ चुका है कि क्या होता है प्रोडक्शन, जिसमें हम अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट कर पाए, क्लियर। और जहां पे आपके 4 तरीके के फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल होता है, पहला लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, ठीक है। सो अभी यहाँ पे कैपिटल को हम थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं। तो कैपिटल यहाँ पे आपके पास 2 तरीके का होता है, एक होता है वर्किंग कैपिटल, क्लियर, और एक होता है फिक्स्ड कैपिटल। अब इसमें क्या डिफरेंस है, तो मैं इसको भी आपको बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा कि बिजनेस करने में जो आपको डेली पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि आपको मशीनरी रिपेयर करानी है, आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस देना है, ठीक है, तो डेली बिजनेस एक्टिविटीज करने के लिए जिस पैसे की जरूरत पड़ती है वो कहलाता है वर्किंग कैपिटल। ओके चलो, फिर आता है फिक्स्ड कैपिटल। अब जैसे आपको मशीनरी परचेस करनी है, आपको लैंड परचेस करनी है, तो यहां पे जो कैपिटल आप कंट्रीब्यूट करोगे वो कहलाता है फिक्स्ड कैपिटल, बिकॉज यहां जो आपने अब कैपिटल इन्वेस्ट किया वो एक लॉन्ग टर्म के लिए आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये कहलाएगा आपका फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, जो आप अपने डेली कोर्स ऑफ बिजनेस एक्शंस के लिए जो पैसा यूज करोगे वो आपका कहलाएगा वर्किंग कैपिटल। अब किसी भी बिजनेस में कितना वर्किंग और कितना फिक्स कैपिटल होना चाहिए, तो इट डिपेंड ऑन द साइज एंड द नेचर ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस का साइज और जितना बड़ा बिजनेस का नेचर होगा उतनी ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल और फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। ओके, सो मूविंग टू द अदर टॉपिक दैट इज फार्मिंग। अब पालमपुर में हम लोग जानते हैं कि पालमपुर में आने से पहले हमने जान लिया था कि पालमपुर के लोग भी फार्मिंग करते हैं, बट उनके फार्मिंग करने के पैटर्न्स थोड़े से डिफरेंट हैं। तो क्लियर, तो ये तो हम जान गए कि वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं। अभी हम थोड़ा सा उसमें और डिग करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उनके फार्मिंग के पैटर्न्स क्या हैं। सो एज यू सीन इन द चार्ट नेम बाय द डिपेंडेंसी, सो here is the farming and the non-farming. It means that 75% of the population of Palampur is dependent on farming, जो कि हमारे इंडिया में बहुत कॉमन भी है। क्लियर, पहले हमारे इंडिया में क्या हुआ करता था कि ज्यादातर लोग जो होते थे वो फार्मिंग एक्टिविटीज पर ही डिपेंड करते थे। तो पालमपुर में भी यही है कि 75% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन फार्मिंग एंड रेस्ट 25% ऑफ पॉपुलेशन इज डिपेंड ऑन द नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज। ये नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज हम अपने चैप्टर के लास्ट में कवर करेंगे। ओके, सो अभी हम यहाँ पे थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं फार्मिंग के बारे में। क्लियर, अब देखो फार्मिंग के पैटर्न्स क्या है इंडिया में। इरिगेशन बहुत ज्यादा चाहिए, क्लियर, हमारे पास अच्छी क्वालिटी के सीड्स नहीं होते हैं और ज्यादातर लोग इंडिया में ये जो फार्मर्स होते हैं वो इसी चीज से परेशान रहते हैं। बट पालमपुर के लोगों के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब 1960 में हमारे पास ग्रीन रिवॉल्यूशन आया, ठीक है, तो वहां पे उन लोगों ने इस चीज का बहुत अच्छा फायदा उठाया। तो 1960 से हम थोड़ा सा और देखते हैं कि 1960 से पालमपुर में लैंड का कोई भी एक्सपेंशन नहीं हुआ। और भाई होगा भी कैसे, लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। अब लैंड ऐसा तो नहीं है ना कि वो दिन ब दिन बड़ी होती चली जा रही है साइज में। अर्थ हैज अ पर्टिकुलर मास, ठीक है, तो लैंड तो हमारे पास फिक्स्ड रहेगी, बट पालमपुर के लोगों को और ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत थी। तो वहां पर उन्होंने क्या किया, अपनी लैंड जो वेस्ट लैंड थी उसको उन्होंने कल्टीवेबल बना दिया। लगाया नहीं लगाया दिमाग, दैट इज द एंटरप्रेन्योर। तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया कि जब उन्हें लगा कि 1960 के बाद से भाई हमारे पास लैंड की अब कमी पड़ने लगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ने लग रही है, तो उन्होंने क्या किया कि उनके पास जो वेस्ट लैंड थी ना उन्होंने उसी को कल्टीवेबल बना दिया, एंड दैट इज द माइंड ऑफ द एंटरप्रेन्योर, ठीक है। बट हियर इज स्टिल अ प्रॉब्लम दैट दिस इज स्टिल फॉर अ लिमिट सेट। ठीक है भाई, हम एक अपनी वेस्ट लैंड को कल्टीवेबल बना रहे हैं, बट ये भी एक थोड़ी लिमिट के लिए ही हो सकता है, क्लियर, क्योंकि
अर्थ का साइज तो नहीं बढ़ने वाला है। सो अब पालमपुर के फार्मर्स ने ऐसा क्या किया कि वो अपनी फार्मिंग को और ज्यादा इंप्रूव कर पाए? चलिए आइए उसको भी देखते हैं। ओके, एज यू एवरीबडी नोज अबाउट द मल्टीपल क्रॉपिंग, ठीक है। तो पालमपुर के लोगों ने क्या किया कि उन्होंने एक ही जमीन पे मल्टीपल क्रॉपिंग की। एक ही जमीन पे मल्टीपल क्रॉपिंग करने का मतलब है कि कभी उन्होंने आलू उगा लिए जब आलू का सीजन आया, जब पालक का सीजन आया तो पालक उगा लिया, कभी गेहूं का सीजन आया तो उन्होंने गेहूं उगा लिया। यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी जमीन का पूरा पूरा इस्तेमाल किया, है ना बढ़िया बात। यानी उन्होंने वो एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं रहे कि भाई मैं तो आलू उगाता हूं और मैं आलू ही उगाऊंगा, नहीं, बाकी सीजन तो मैं अनएम्प्लॉयड रहता हूं ना, तो क्यों ना करूं कि जब गेहूं का सीजन आता है तो मैं गेहूं ही उगा लेता हूं। ये चीज इस्तेमाल करी आपके पालमपुर के लोगों ने। तो आइए थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं कि उन्होंने मल्टीपल क्रॉपिंग में किस तरीके से काम किया, ठीक है। देखो भाई, मल्टीपल क्रॉपिंग जो है ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज यहाँ पे खरीफ सीजन, ज़ैद और रबी सीजन आया था और इसके लिए काफी क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलेंगे। ओके, सो बेटा खरीफ सीजन जो आता है वो आता है आपका मॉनसून टाइम पीरियड, दैट इज फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। एज यू आर सीन इन द स्लाइड दैट इट इज स्टार्ट फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर, ठीक है। और इस खरीफ सीजन में हम किन टाइप्स के क्रॉप्स ले सकते हैं, जैसे कि आपका पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, कॉटन, ये इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स हैं जो हमने यहाँ पे स्लाइड्स में लिखी हैं और ये सारी चीजें आपके खरीफ सीजन में ग्रो की जा सकती हैं, ठीक है। अब फिर नेक्स्ट सीजन होता है आपका ज़ैद। अब ये कब आता है इसका कुछ पर्टिकुलर नहीं है, बट इसके लिए कहा जाता है कि ये मॉनसून और विंटर के बीच का सीजन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे कि आप बोल सकते हैं कि गर्मियों का सीजन, यहाँ पर बड़ी अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं, ठीक है, जैसे कि वाटरमेलन, मेरा तो फेवरेट है, आपका पता नहीं, ठीक है। तो वाटरमेलन क्या है कि यहाँ पर आपको इस सीजन में वाटरमेलन मिल जाएगा, आपको मस्क मेलन मिल जाएगा, आपको क्यूकम्बर, अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स भी मिलेंगी, ठीक है, और आपको फॉडर क्रॉप्स मिलेंगे। उसके बाद सीजन आता है आपका रबी सीजन। रबी सीजन जो कि विंटर का होता है, ठीक है। अब यहां पर रबी में जो आप अपने क्रॉप्स ले पाते हो वो क्या क्या होते हैं आपके, वीट, बार्ले, पीस, ग्राम एंड मस्टर्ड, ओके, ठीक है। अब देखो मल्टीपल क्रॉपिंग पालमपुर में इतनी ज्यादा बेहतर कैसे हो पाई, वो लोग इतने सारे क्रॉप्स प्रोडक्शन एक साल में कैसे कर पाए, उसके कुछ रीजंस हैं। और वो रीजंस ये हैं कि वहां पर इरिगेशन सिस्टम बहुत अच्छा था। इरिगेशन सिस्टम कैसे अच्छा था, अगर हम बहुत सारे गांव में देखें इंडिया में, तो वहां पे इरिगेशन सिस्टम इस तरीके से होता है कि जो फार्मर्स होते हैं वो पहले कुएं के पास जाते हैं, वहां से पानी लेते हैं, फिर उसको लाके अपने खेतों में डालते हैं और थोड़ा सा हेक्टिक प्रोसेस है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने इरिगेशन सिस्टम को बहुत ज्यादा बेहतर बना दिया। और ये बेहतर हो भी कैसे पाया, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो चुकी थी पहले, यानी कि पालमपुर में ज्यादातर गांव में इलेक्ट्रिसिटी ऑलरेडी प्रोवाइड हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने उसका इस्तेमाल करके ट्यूबवेल्स लगाए और अपने इरिगेशन को बेहतर बनाया। यानी जो पहले वो इरिगेशन को एक छोटे से एरिया में कर पाते थे, अब वो उस इरिगेशन को ट्यूबवेल्स के जरिए एक बड़े एरिया तक कवर कर पा रहे थे, ठीक है। और सारे फार्मर जो थे वो पूरे साल में 2 से ज्यादा क्रॉप्स उगा रहे थे, यानी कि मल्टीपल क्रॉपिंग जो थी उससे उनकी इनकम में भी इंक्रीमेंट आया। जो पालमपुर के फार्मर्स थे वो यहां भी नहीं रुके, अब उन्हें कुछ और ज्यादा चाहिए था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा और अपनी प्रोडक्शन को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए वो जम कर गए HYV प्रोडक्शन पे, ठीक है। अब ये HYV क्या है, HYV का मतलब है हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग वैरायटी, भाई ये हाई यील्डिंग वैरायटी क्या होते हैं कि अगर आपको प्रोड्यूस करना है ज्यादा अपनी गिवन पीस ऑफ लैंड पर, ठीक है, तो ये सिर्फ किसके जरिए हो सकता है, HYV के जरिए। अब देखो भाई, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास 2 एकड़ की जमीन है तो 2 एकड़ की जमीन 2 एकड़ की रहेगी। हम बड़े हो रहे हैं, हमारी जमीन बड़ी नहीं हो सकती, ठीक है, तो कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। तो यहां पे क्या किया कि हमें उसी पर्टिकुलर लैंड को ज्यादा कल्टीवेबल बनाने के लिए हम लोग लेकर आ गए यहां पर HYV, ठीक है। और इस HYV का लाने का मतलब क्या हुआ कि इससे हमारे पास बेटर रिजल्ट्स आए। बेटर रिजल्ट्स तो आ गए कि जो हम 2 एकड़ में अगर लेट्स से कि हम 100 टन्स या 100 क्विंटल्स वीट उगा पा रहे थे, अब HYV के आने से हम उसको 500 क्विंटल्स और 600 क्विंटल्स तक ग्रो कर पा रहे थे। बट देयर इज अ प्रॉब्लम विद द HYV, क्लियर।
और वो प्रॉब्लम क्या है कि भाई इसको चाहिए इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, इरिगेशन, मशीनरी, डैम्स, इलेक्ट्रिसिटी एक्सेट्रा। बट पालमपुर के लिए ये बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि पालमपुर के लोग जो हैं वो बाकी सारे विलेजेस के लोगों से बहुत ज्यादा एडवांस है। सबसे पहला फायदा तो उनको ये इस चीज का मिल गया कि उनके पास इलेक्ट्रिसिटी पहले से आ चुकी थी, तो इलेक्ट्रिसिटी से उन्होंने डैम्स लिए। फंड की कमी किसी किसी के पास थी, किसी के पास नहीं थी, उन्होंने उससे मशीनरी ली, उन्होंने इरिगेशन, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, इन सब चीजों का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। और इस चीज को सबसे अच्छे से जो अडॉप्ट करा वो किसने करा? पंजाब, हरियाणा। ठीक है, तो फार्मर्स जो थे आपके यूपी वेस्ट, पंजाब, हरियाणा, ये पहले लोग थे जिन्होंने HYV का सबसे पहले इस्तेमाल किया। अभी जब हमारा सिविक्स का चैप्टर नंबर 2 है उसमें हम लोग देखेंगे कि चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 आई थिंक कि पॉवर्टी, आई थिंक चैप्टर नंबर 3, ठीक है, ओके। तो वहां पर हम पॉवर्टी के बारे में पढ़ रहे हैं। तो पंजाब और हरियाणा ये आपके ऐसे स्टेट्स थे जिन्होंने अपने पॉवर्टी को खत्म किया सिर्फ ग्रीन रिवॉल्यूशन का फायदा उठा के। उन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन को बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से अडॉप्ट करा, और ये पहले उन स्टेट्स में थे जिन्होंने HYV को अडॉप्ट किया था। क्लियर? और ये जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है हम जानते हैं कि ये लेट 60s में स्टार्ट हुआ था, और इसको सबसे पहले अडॉप्ट करने वाले यूपी वेस्ट के फार्मर्स, पंजाब, हरियाणा के लोग थे जिन्होंने HYV को सबसे पहले अडॉप्ट किया और अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव करा। अब ये HYV सीड्स और ट्रेडिशनल सीड्स में डिफरेंस क्या होता है? देखो बच्चा, जैसे आप लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे हो नीचे ग्राफ में कि अगर हम ट्रेडिशनल सीड्स का इस्तेमाल करेंगे तो ये हमारा प्रोडक्शन हो पा रहा है। क्लियर? लेट्स से कि ये 100 क्विंटल्स हो रहा है, ओके। बट जैसे हमने HYV पर आए तो HYV से हमारा प्रोडक्शन जंप कर गया जस्ट अराउंड डबल, यानी कि अब हम प्रोड्यूस कर पा रहे हैं 200 ऑफ क्विंटल्स ऑफ व्हीट, एंड दैट इज क्वाइट गुड, ओके। सो अब भाई देखो, इतने सारे केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड है, पेस्टिसाइड है, क्या ये हमारी लैंड को बेहतर बना पाएगा या लैंड को कुछ नुकसान पहुंचाएगा? चलो इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ जाता है, विल द लैंड सस्टेन? ओके, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये भाई इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड से क्या लैंड हमारी सस्टेन कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। हमने अपना प्रोडक्शन बढ़ा लिया, सब कर लिया, पर अपनी जमीन को तो कहीं नुकसान नहीं पहुंचा रहे। तो पहले हम देखने की कोशिश करते हैं डेट व्हाट इज लैंड, और वो ट्रेडिशनल वे में हमारी क्या हेल्प कर रही थी। ठीक है, तो हम लोग सब जानते हैं कि लैंड इज अ नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, तो भाई देखो, आपके लिए और मेरे लिए, सभी के लिए लेसन है कि हम जानते हैं कि लैंड हमें जो है वो नेचर से मिली है, तो भाई इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना, एक सही तरीके से इसको यूज करना। ओके, हम इसको, ऐसा नहीं है कि वेस्ट हमें नहीं करनी चाहिए जमीन को। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ रिसर्चर्स ने यहाँ पे शो किया है कि हमारी लैंड जो है वो हम लोग ओवर यूज कर रहे हैं। मल्टीपल क्रॉपिंग आई, बट मल्टीपल क्रॉपिंग में हमने एक के बाद एक क्रॉप्स उगाते चले गए, उसमें इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स बढ़ते चले गए, और उससे हमारे क्या हुआ कि कुछ रिसर्चर्स ने शो करा कि भाई आप लोग जो हो वो अपनी लैंड का ओवर यूज कर रहे हो। और हम लोग ये जानते हैं कि ओवर यूज जो होता है वो किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। अब ये ओवर यूज से मसला क्या बनता है कि ओवर यूज हमारी लैंड को सस्टेन नहीं कर पाएगा क्या? इससे हमारी लैंड को नुकसान पहुंचेगा? देखते हैं। तो अगर हम अपनी लैंड को ओवर यूज करते हैं तो लैंड इससे डिग्रेड हो जाती है, वाटर टेबल कम हो जाता है। ओहो भाई, ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है भाई, समझ पा रहे हो कि यानी कि अगर हम अपनी लैंड को ओवर यूज कर रहे हैं तो इससे हमारी क्वालिटी खराब हो रही है लैंड की, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम वाटर टेबल रिड्यूस हो रहा है। अच्छा, जब भी मुझे ज्यादा दिक्कत आ रही है कि भाई यहाँ पानी की प्रॉब्लम है, उस जगह पानी की प्रॉब्लम है। अच्छा भाई, अब हमें समझ में आ पा रहा है कि ये पानी की प्रॉब्लम इंडिया में इतनी आम क्यों हो रही है। ओके, सो यानी कि हमने HYV सीड्स का इस्तेमाल किया, लैंड को बहुत ज्यादा डिग्रेड किया। ओहो, दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, चलिए कुछ और देखने की कोशिश करते हैं। ये भाई अलार्मिंग साइन किस चीज का है? ओके, सो इधर यहाँ कुछ लिखा हुआ है भाई कि यूजिंग मॉडर्न टेक्निक्स एक्सपर्ट आर लैंड एंड इट्स रिसोर्सेज। ओहो, यानी हमने HYV सीड्स को इस्तेमाल किया तो इससे हमारी लैंड रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं कि जब हम अपनी लैंड में, जैसे कि ये आपके पास डायग्राम हो गया और यहाँ हमारे पास लैंड है, अब इसमें लेट्स से कि हम फर्टिलाइजर्स दे रहे हैं, ओके, और ये नीचे आपके सॉइल पार्टिकल्स हैं। ओके, मैं पता नहीं ड्राइंग्स कैसी बना पा रहा हूं। ठीक है, तो अभी क्या है
कि ये जब आपका फर्टिलाइजर्स गए तो ये फर्टिलाइजर्स आपके नीचे की तरफ मूव होते हैं, यानी कि ये सॉइल को एस्केप करके कहां पहुंच जाते हैं, आपके वाटर लेवल पे पहुंच जाते हैं। और जब फर्टिलाइजर्स वाटर लेवल के साथ या ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स होंगे तो वो फिर डिजीजेस क्रिएट करेंगे, ठीक है। इससे हमारी जो लैंड की क्वालिटी है वो डिग्रेड हो जाती है। अब फर्टिलाइजर्स आल्सो किल्स बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म। अब देखो भाई, हम लोगों ने साइंस में इतना पढ़ा है कि सॉइल के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो नाइट्रोजन को ट्रैप करने में प्लांट्स की हेल्प करते हैं। तो जब ये फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड्स हम अपने प्लांट्स को अपने खेतों में ज्यादा देने लगे तो इससे इन बैक्टीरियाज को भी नुकसान पहुंच रहा है, यानी कि ये बैक्टीरियाज मर जाते हैं, इससे आपकी प्लांट्स की क्वालिटी खराब हो जाती है। ये इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स हमारी सॉइल को, हमारी लैंड को कम फर्टाइल कर देते हैं, यानी कि हमारी लैंड की फर्टिलिटी पहले से ज्यादा डिक्रीज हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर डिसॉल्व इन वाटर एंड आर अवेलेबल टू सॉइल ओनली फॉर अ इमीडिएट पीरियड। यानी केमिकल फर्टिलाइजर जब हम पानी में घोल लेते हैं, ठीक है, और उसको सॉइल को देते हैं तो वो किसी एक इमीडिएट पीरियड के लिए ही हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। बाकी के लिए वो हमारी लैंड के लिए फायदेमंद बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ठीक है भाई, अभी यहां पर हम थोड़ा सा ये समझ पाए कि पालमपुर के लोगों ने एक अच्छी चीज करी कि उन्होंने मॉडर्न टेक्निक्स को अडॉप्ट करा, उन्होंने HYV सीड्स को अडॉप्ट किया, उनके पास इरिगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है, उन्होंने अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज करा, बहुत अच्छा काम किया है, क्लियर। और ये HYV से हमारे यहाँ पे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, बट इस HYV ने हमें बहुत ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया है। सबसे बड़ा नुकसान तो हमारे लिए ये है कि हमारी सॉइल की फर्टिलिटी डिक्रीज हो रही है। सेकंड, हमारे लिए नुकसान ये आ जाता है कि हमारे ये जो केमिकल्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, ये पास करके हमारे ग्राउंड वाटर के साथ मिक्स हो जाते हैं। ओके, चलते हैं आगे। अब देखो भाई, हमने पढ़े थे अभी थोड़ी सी देर पहले फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। रिपीट करो यार मेरे साथ में कि ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या कहते हैं। तो भाई, पहला था लैंड, दूसरा था लेबर, तीसरा था कैपिटल और चौथा था एंटरप्रेन्योर। अब वन बाय वन इनके बारे में थोड़ा सा और डिटेल पढ़ते हैं कि पालमपुर में इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, ठीक है। तो भाई, सबसे पहले आ जाता है आपके पास लैंड, और यहां पर हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन इन पालमपुर। सो लैंड, देखो यहां पर अभी हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा डीप देखेंगे कि पालमपुर में हमारे पास डिफरेंट तरीके के लोग रहते हैं, एंड वी नो दैट देयर आर 450 फैमिलीज लिविंग इन पालमपुर, ठीक है। तो यहां पे हमने इन 450 फैमिलीज को 4 क्लासेस में डिवाइड किया है। फर्स्ट वन में आते हैं आपके दलित, फिर आते हैं मार्जिनल फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, एंड फिर आते हैं आपके रिच फार्मर्स, ठीक है। तो भाई, ये जो आपका ऑरेंज ग्राफ है ये आपको रिप्रेजेंट कर रहा है पॉपुलेशन, और जो ग्रीन ग्राफ है या बार है वो आपको रिप्रेजेंट कर रहा है लैंड एरिया। इसे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, विजुअलाइजेशन। ओके, चलो भाई, देखो भाई, दलित को अगर हम देखें तो दलित आर अराउंड 150, ठीक है, यानी कि पालमपुर में कितने दलित रहते हैं, कितनी दलित फैमिली रहती है, 150। ओके, अच्छा परसेंटेज है, अराउंड 1/3, ठीक है, यानी कि दलित लोग कितने हैं पालमपुर में, अराउंड 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन। क्लियर। क्या इनके पास कोई जमीन है, क्या इनके पास कोई लैंड है? नो 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 नो, इनके पास कोई भी जमीन नहीं है भाई। यहाँ तो ग्राफ बार शो ही नहीं हो रहा, यानी कि जो दलित फैमिलीज हैं पालमपुर में उनके पास में कोई भी लैंड नहीं है, यानी कि ये लैंडलेस फार्मर्स हैं, ये बिग फार्मर्स, रिच फार्मर्स के यहाँ पर काम करते हैं। ओके, फिर आते हैं आपके मार्जिनल फार्मर्स, ठीक है। अब ये जो मार्जिनल फार्मर्स हैं, ये इनकी पॉपुलेशन कितनी है, अराउंड 240। ओके, क्वाइट गुड। अब इनके पास लैंड कितना है, तो इनके पास जो भाई लैंड होता है वो होता है अराउंड 20 एकर्स। ओके, मोर देन द दलित, मोर देन क्या, दलित के पास तो होता ही नहीं है, ठीक है। फिर आते हैं आपके मीडियम फार्मर्स, तो मीडियम फार्मर्स आर अराउंड 60, यानी कि 60 फैमिलीज ऐसी हैं जो मीडियम फार्मर्स की हैं, और इनके पास जो लैंड एरिया है वो ज्यादा है मार्जिनल फार्मर से। फिर आते हैं रिच, जो कि बहुत ही कम है, अराउंड 10 फैमिलीज आर देयर, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो लैंड की होल्डिंग कर रखी है वो इन्होंने ही कर रखी है। हमने पीछे वाली स्लाइड में भी देखा था कि सबसे ज्यादा जो लैंड होल्डिंग है पालमपुर में वो आपके रिच फार्मर्स के पास ही है। ओके, तो हमारा पहला फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट हो रहा है, दैट इज लैंड। नाउ कमिंग टू द सेकंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज लेबर। सो
हु माइट प्रोवाइड, ये लेबर अब हमारे पास कहां से आएगी, कौन इसको प्रोवाइड करेगा। सो लेबर जो है पालमपुर में वो या तो लैंडलेस फैमिलीज से आती है। अब ये लैंडलेस फैमिलीज कौन लोग हैं, दलित, जो कि अभी हमने पीछे पढ़ा। ओके, सो ये लोग क्या करते हैं, या ये दूसरे बड़े फार्मर्स के यहां पर काम करते हैं, या ये लेबर क्या होता है कि वो लोग जिनके पास छोटे फार्म्स हैं तो वो खुद बड़े फार्म्स वालों के यहाँ पे काम करने के लिए चले जाते हैं। सो स्मॉल फार्मर जो है वो कल्टीवेट करते हैं अपना भी फार्म, ठीक है, यानी क्या करते हैं, स्मॉल फार्मर्स कल्टीवेट करते हैं फार्म खुद और अपनी फैमिली के साथ में। अब देखो क्या है कि एक हमारे पास फार्मर है जिसका नाम है राम, ठीक है। अब ये राम क्या करता है, ये राम खुद भी अपने फार्म पे काम कर रहा है, अपनी वाइफ को भी लगा रखा है, अपने दोनों बेटों को भी लगा रखा है। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि ये जो छोटे फार्मर्स होते हैं ना, ये जो लेबर होती है उसको नहीं ले पाते हैं, यानी कि लेबर अरेंज नहीं कर पाते हैं मार्केट से बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फाइनेंस। तो ये क्या करते हैं कि ये खुद और साथ में अपनी फैमिली मेंबर्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं और सारे मिलके भाई एक साथ फार्म पे काम करते हैं कि भाई खुद कमाएंगे और अपना पैसा घर पर ही आएगा, पैसा बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। और ये जो लेबरर्स होते हैं उनको कंपनसेशन कैश में मिलता है और कार्ड में मिलता है। अब कौन से लेबर, यानी कि भाई देखो जो छोटे आपकी लेबर हो गई, ठीक है। अब जो छोटे फार्मर्स हैं वो बड़े फार्मर्स के यहाँ पे काम करने गए, तो बड़े फार्मर्स उनको कंपनसेशन में क्या देते हैं, या तो कैश दे देते हैं या काइंड में उनको कुछ क्रॉप्स दे देते हैं। भाई कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं इसका मतलब ये हुआ कि एक छोटा फार्मर है, उसने एक बड़े फार्मर के यहाँ पे काम किया, तो लेट से उसको मंथली अलाउंस मिल गया 5000, ये बड़े फार्मर की वेज थी, ठीक है। अब कोई दूसरा बड़ा फार्मर था तो उसने क्या कहा कि भाई मेरे पास पैसे वैसे नहीं है देने के लिए, तुम एक काम करो कि तुमने जो भी गेहूं उगाए हैं तो उसमें से 10 किलो या 10 kg जो गेहूं है, वीट है, वो आप ले जाओ। तो इसका मतलब हुआ कि जो लेबरर्स हैं उनको काम करने के बदले में जो कंपनसेशन मिलता है वो या तो कैश में मिलेगा या फिर काइंड में मिलेगा, ठीक है। क्या इनकी जॉब परमानेंट होती है, किसकी, अरे भाई वो हम जिसकी बात कर रहे थे, कौन है भाई, स्मॉल लेबर या स्मॉल फार्मर्स, ठीक है। तो भाई ये जो हायर करे जाते हैं, एक दिन के लिए भी करे जाते हैं, साल के लिए भी करे जाते हैं, और भाई बड़े फार्मर्स की नीड पे डिपेंड करता है। तो भाई बहुत ही ज्यादा दिक्कत हो रही है यहाँ पे, तो मतलब कि ये जो छोटे लोग हैं या जो गरीब लोग हैं जिनके पास अपने खुद की लैंड नहीं है, या जो स्मॉल फार्मर्स हैं, इन्हें या तो एक दिन के लिए हायर कर लिया जाता है। अब एक दिन के लिए हायर होगा तो जरूरी नहीं है कि इनसे आगे भी काम करवाया जाएगा, एक दिन के लिए हायर कर लिया जाए, एक हफ्ते के लिए कर लिया जाए, एक महीना, एक साल, कुछ भी नहीं पता होता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे अपने 2 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कंप्लीट कर लिए हैं कि पालमपुर में इनका किस तरीके से यूज हो रहा है। सबसे पहला लैंड, दूसरा लेबर। अब हम आते हैं अपने तीसरे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज कैपिटल। सो भाई कैपिटल आ गया। अब वेयर फ्रॉम इट कम्स, यानी कि करना मुझे बिजनेस है, ठीक है। तो पैसा क्या मैं ही लगाऊंगा, देखा जाएगा, यानी कि अगर मेरे पास होगा तो मैं खुद का पैसा लगा लूंगा, नहीं होगा तो भाई मैं किसी से लेना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पे हम कहानी देखेंगे 2 फार्मर्स की। एक छोटा फार्मर है जिसका नाम है राम, ठीक है, और एक बड़ा फार्मर है जिसका नाम है पुष्पिंदर। ओके, हेलो पुष्पिंदर, ठीक है। तो भैया देखो ये जो राम है ना, ये एक छोटा फार्मर है और इसको जितने भी कैपिटल की जरूरत पड़ती है ये या तो खुद मैनेज कर लेता है अपनी सेविंग से या कुछ चीजें बेच के, या फिर इसे बड़े फार्मर से लोन लेना पड़ता है, या जो मनी लेंडर्स होते हैं ये मनी लेंडर से पैसे ले लेता है। और फिर इनके साथ भी देखो परेशानी आ जाती है, वो ये होती है कि ये लोग लोन तो ले लेते हैं स्मॉल फार्मर्स, लेकिन इनको फिर पैसे वापस करने में, यानी कि लोन रीपे करने में काफी सारी दिक्कतें आ जाती हैं, लोन रीपे नहीं कर पाते। और यही प्रॉब्लम है हमारी पॉवर्टी के इंडिया में पॉवर्टी कैसे आ रही है, और ये हम डिस्कस करेंगे फिर चैप्टर नंबर 3 में। सो जब तक के लिए इस पर वेट करते हैं, पॉवर्टी के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। तो स्मॉल फार्मर्स की जो कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो या तो वो खुद इस्तेमाल करते हैं अपनी सेविंग्स का, या फिर वो पैसों को बोरो कर लेते हैं बिग फार्मर से या फिर मनी लेंडर से। अब आते हैं हम पुष्पेंद्र की तरफ। तो स्मॉल फार्मर्स का ये जस्ट अपोजिट होता है। ये जो क्या होते हैं कि जो पुष्पेंद्र है, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है, इनकी अपनी बहुत सारी सेविंग्स होती हैं जिसका ये अपनी सेविंग्स का ही इस्तेमाल करते हैं। यानी कि जो राम है उसके पास भी अपनी सेविंग्स है, बट उसकी सेविंग्स इतनी नहीं है जितनी कि पुष्पेंद्र की है, इसलिए राम को अपनी सेविंग के अलावा कुछ पैसा बाहर से बोरो भी करना पड़ता है। बट पुष्पेंद्र क्या है, पुष्पेंद्र के पास अपनी बहुत सारी सेविंग्स हैं, तो वो अपनी सेविंग्स का ही इस्तेमाल कर लेता है अपने लैंड को कैपिटल प्रोवाइड करने के लिए।
ओहो, यहाँ तो एक चीज रह गई, एंटरप्रेन्योर नहीं नहीं भाई, रह नहीं गई है, ठीक है, बट क्या है कि एंटरप्रेन्योर आपका, आप लोग सब जानते हैं कि एंटरप्रेन्योर आपका एक पर्सन जो अपने माइंड का इस्तेमाल करता है, नए नए इनिशिएटिव्स लेकर आता है, ठीक है। तो हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हो गए। एक हमने पढ़ा कि एक है हमारे पास, ठीक है भाई, देखो एक है हमारे पास लैंड, फिर होता है हमारे पास लेबर, फिर तीसरा होता है कैपिटल, और चौथा होता है एंटरप्रेन्योर, ठीक है। ये हमारे पास 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम प्रोडक्शन करते हैं। ओहो, सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे, बस थोड़ा सा और रह गया, ठीक है, फिर हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है। ओके, सो अभी देखो हमने अपने स्टार्टिंग स्लाइड्स में देखा था कि फार्मर्स जो हैं पालमपुर में, उनका प्रोपोर्शन कुछ इस तरीके से था, यानी कि 75% जो जनता थी वो तो फार्मिंग एक्टिविटीज पे डिपेंड कर रही थी, और जो 25% वाली जनता थी वो डिपेंड कर रही थी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज पर। तो ये जो 75 वाले थे ना, इनके बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया कि इनके पास फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहां से आ रहा है, कितने तरीके के फार्मर्स होते हैं, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली। अब भाई ये जो 25 वाले ना, इनके बारे में देख लेते हैं कि ये किस तरीके की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज करते हैं। तो भाई देखो, ये जो 25% की जनता है पालमपुर में, तो ये काम करती है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज का, बट इनकी ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज होती है वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेट करती हैं आपकी किसके साथ में, फार्मिंग एक्टिविटीज के साथ में, ठीक है भाई। तो मैं आपको यहां पे थोड़ा सा एडवांस में बताता चलूं आगे के लिए, दैट देयर आर 3 सेक्टर्स, और आप लोगों को भाई पता भी है, ठीक है। तो पहला होता है प्राइमरी, फिर होता है सेकेंडरी, और थर्ड वन होता है टर्शरी। ओके, सो प्राइमरी सेक्टर जहां पर आपकी एग्रीकल्चर आ जाती है, ठीक है, और सेकेंडरी सेक्टर जहां पे हम प्रोडक्शन कर लेते हैं, और टर्शरी सेक्टर आता है जो सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो ये जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज है ना, वो सेकेंडरी और टर्शरी के बीच में लाई कर रही है, ठीक है। जैसे कि ये जो 25% पॉपुलेशन है पालमपुर की, वो या तो डेयरी प्रोडक्ट्स में काम करती है, वो या तो मैन्युफैक्चरिंग कर लेती है। अब मैन्युफैक्चरिंग, ये लोग कैसे मैन्युफैक्चरिंग करेंगे गांव में? ओहो, भूल गए कि 75% पॉपुलेशन तो फार्मिंग ही कर रही है ना। तो लेट से कि किसी ने शुगर केन, ठीक है, शुगर केन्स का प्रोडक्शन किया। अब इन शुगर केन्स का क्या होगा, मैं तो खा लेता हूं, नहीं नहीं खाते नहीं है। शुगर केन से हमारी क्या बनती है, शुगर बनती है, और क्या बनता है, जैगरी। अब जैगरी मतलब उनका वो गुड़ भी बनाते हैं, ठीक है। तो शुगर केन का प्रोडक्शन का इस्तेमाल करके प्रोडक्शन किया जाता है किस चीज का, शुगर का और जैगरी का। तो कोई एक मैन्युफैक्चरर रहा होगा फार्म आपके पालमपुर में, तो उसने क्या किया, किसी एक फार्मर से इन शुगर केन्स को परचेस कर लिया, और उसको परचेस करने के बाद उसने उसको अपनी फैक्ट्री में प्रोसेस किया, और आउटपुट में हमें क्या दे दिया, आउटपुट में हमें दे दी शुगर और जैगरी। ओके, दैट्स गुड, ठीक है। तीसरा जो टाइप की एक्टिविटी आ रही है वो आ रहा है आपका शॉपकीपर। ओके, शॉपकीपर क्या है? अब देखो, इस मैन्युफैक्चरर ने जो भी प्रोड्यूस किया, इसने शुगर प्रोड्यूस करी, इसने जैगरी प्रोड्यूस करा, और इसी की तरह और भी आपके मैन्युफैक्चरर्स रहे होंगे जिन्होंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए होंगे, क्लियर। तो अब वो जो प्रोडक्ट्स होंगे वो उनका क्या होगा, उन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करा जाएगा पास के रायपुर और शाहपुर में सेल करने के लिए। कैसे सेल होगा भाई, हमने शुरू में पढ़ा था कि पालमपुर इज वेल कनेक्टेड टू रायपुर एंड शाहपुर, और यहाँ की जो रोड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, तो उनका इस्तेमाल करके एक्सेस गुड्स को ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा, और वो एक्सेस गुड्स जो होंगे वो उनका क्या होगा, वो शॉपकीपर सेल कर लेगा। फिर आपका ट्रांसपोर्ट, तो ट्रांसपोर्ट कैसी एक्टिविटी है, वो एक आपकी टर्शरी एक्टिविटी है, और जब सामान आपका पालमपुर से रायपुर या शाहपुर जाएगा तो वो किसके जरिए जाएगा, ट्रांसपोर्ट के जरिए जाएगा। और ट्रांसपोर्ट में हमारे पास कौन कौन से चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपके ट्रैक्टर्स हो गए, ठीक है, आपके बुलक कार्ट्स हो गई, और बाकी सारी चीजें जो कि आपके फार्मर्स इस्तेमाल करते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने कवर किया है अपने क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट, दैट इज द पालमपुर, और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी के समझ में आया होगा कि पालमपुर एक हाइपोथेटिकल विलेज है, जहां पर हमने समझने की कोशिश करी है कि पालमपुर किस तरीके से डिफरेंट है बाकी सारे फार्म्स विलेजेस से। ओके, प्लस हमने यहां पे देखा कि पालमपुर के पास कैसे टेक्नोलॉजिकल वो एडवांस है,
किस तरीके से वो ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा है। हमने यहाँ चैप्टर में सीखा दैट देयर आर 4 टाइप्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, और उन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम लोग प्रोडक्शन करते हैं। फिर हमने यहाँ पे सीखा कि प्रोडक्शन क्या होता है, फिर हमने देखा कि लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन सबको डिटेल्स में हमने डिस्कस किया। ओके, सो अभी के लिए अलविदा, फिर हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में और वहां हम कवर करेंगे इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2, दैट इज जो भी है। ओके, सो अभी क्या करेंगे हम लोग कि अभी हम लोग कवर अप कर रहे हैं, और कवर अप करने के बाद फिर हम आगे डिस्कस करेंगे अपने क्लास 9 का चैप्टर नंबर 2। ओके, सो गुड बाय, कीप लर्निंग।